वालेकुम, मैं हूं नादिया अनवर और उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, इन सारे प्रोग्राम्स और सेशंस को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें। और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि जो है आप टाइमली हर सेशन और प्रोग्राम से जो है वो अपडेटेड रहें। और जो है इसके साथ ही साथ जो है जो लोग हमारे लाइव सेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और जो है फर्दर अपडेट से भी अपडेटेड रहना चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करके जो है आप हमारे लाइव सेशन का भी हिस्सा बन सकते हैं। और नाजरीन, यहाँ पर आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं, जी आज हमारे साथ मौजूद हैं जमशेद हसन साहब, जो कि हेड ऑफ नॉर्थ हैं स्पेक्ट्रम सिक्योरिटीज में। और जो है आज हम इनसे बात करेंगे मार्केट के हवाले से, और जो है क्या नई डेवलपमेंट आगे फर्दर होने वाली है, क्या चीज़ है, क्योंकि आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एक चीज़ मॉनेटरी पॉलिसी मोस्ट अवेटेड वो आज हो गई है, तो उसके हवाले से डिस्कस करेंगे। तो चलिए इन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं थैंक यू सर जी। आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि इस वक्त मॉनेटरी पॉलिसी का जो एक आ रहा था 2-3 दिन से कि कम तो होगी, ये तो हमें पता था, बट कितने परसेंट होना था ये एक चल रहा था, कोई 1.5%, 2%, 2.5%, 3%, बट फाइनली 2.5% जो है, जहां तक मुझे भी न्यूज आई है, 2.5% तक जो है वो डाउन हो चुका है। तो अब आपको क्या लगता है कि किन सेक्टर्स पे जो है इसका इम्पैक्ट पड़ेगा और किस तरह से मार्केट इस वक्त जो है इस चीज को लेगी? क्योंकि अभी जो है हमने एक चीज और भी देखी है मार्केट में कि काफी मार्केट जो है बहुत ज्यादा हाई पर है। लोग बहुत ज्यादा पैनिक कंडीशन में भी हैं, डरे हुए भी हैं, क्या करें ना करें, किसी वक्त भी करेक्शन दे सकती है मार्केट, तो क्या होगा, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, और जो ये मॉनेटरी पॉलिसी है ये किस तरीके से आगे मार्केट इम्पैक्ट होगी, किन सेक्टर्स पे इम्पैक्ट आएगा, इसका थोड़ा के हवाले से आप हमें जरा बताइए। जी, पहले तो मॉनेटरी पॉलिसी के 2.5% कट के ऊपर मार्केट कंसेंसस जो है वो तकरीबन 2% के अराउंड था। हम्म। और अगर 2% ही कट होता तो शायद मार्केट में ज़्यादा सेलिब्रेट करती हुई नजर ना आती। तो 2.5% किसी हद तक मार्केट एक्सपेक्टेशन से बेहतर कट है। हम्म। और ये लोगों के एतमाद को थोड़ा इंक्रीज करेगा। वैसे तो कट इससे ज़्यादा भी आ सकता था शायद, लेकिन स्टेट बैंक की चूंकि ज़्यादा ही कंजर्वेटिव पॉलिसी अडॉप्ट किए हुए है, जबकि टी बिल्स के यील्ड का हमारे सामने है वो 13.5% के अराउंड है। 6 मंथ काइबोर जो है वो 13.5% के करीब है। तो ये तो वो रेट है कि जिसके ऊपर बेसिकली गवर्नमेंट भी बारो कर रही है और आम बिजनेसमैन को भी उसी रेट के ऊपर लैंडिंग हो रही है। हम्म। वो तो रेट तो ऑलरेडी कट है। जो उसका इफेक्ट कंपनीज के ऊपर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से आना चाहिए था, वो बेनिफिट है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल चीज आ जाती है कि पॉलिसी रेट ऊपर रुका हुआ है, तो कहीं ऐसे खदशात तो नहीं है कि दरमियान में इन्फ्लेशन बढ़ जाए, या अगर गवर्नमेंट नहीं कर रही, तो इस तरह की चीजें लोगों के जहन में खदशात आते हैं। तो इस कट ने उसे किसी हद तक क्लियर किया है, जो कि अभी एक्सपेक्टेशन है कि नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी में फर्दर कट आएगा। अब इसका पहला इम्पैक्ट तो ये देखना चाहिए कि ये पूरी मार्केट के ऊपर एक इम्पैक्ट है कि हम्म। जब से सर, आपकी जो वीडियो फिक्स। क्लोज हो गई है, सॉरी टू इंटरप्ट, आपकी वीडियो शट हो गई है। जी। जी। हाँ, तो एक तो इम्पैक्ट पूरी मार्केट का है, क्योंकि जब सेफ इंटरेस्ट रेट कम होते हैं तो इक्विटीज हमेशा बढ़ती हैं। जो म्यूचुअल फंड का पैसा है वो शिफ्ट होता है स्टॉक मार्केट में। और हम्म। अभी आप देखेंगे कि पिछले एक महीने के अंदर मेजर बायर ही मार्केट के अंदर म्यूचुअल फंड्स हैं। और उस चीज़ ने एक बिल्कुल एनवायरनमेंट को चेंज किया है कि ऑयल एंड गैस सेक्टर जो कि बहुत स्लगिश था, रुका हुआ था, हमें उसमें जंप नजर आया। बिल्कुल। सीमेंट के भी काफी सारे स्टॉक्स आप देख लें, फौजी सीमेंट है, चिराट सीमेंट है, कोहाट सीमेंट है, इन स्टॉक्स ने काफी जंप लिया है। आज तो मेपल लीफ भी बढ़ा है। डीजी हम उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सका। हम्म। तो ये चीजें एक तरह से मार्केट के अंदर नजर आना शुरू हो गई हैं।
तो जो इम्पैक्ट है वो पूरी मार्केट के ऊपर, क्योंकि हायर मल्टीपल मार्केट्स अचीव करती हैं जब इंटरेस्ट रेट कट होते हैं। एक इम्पैक्ट तो ये है। दूसरा इम्पैक्ट उन कंपनीज के ऊपर कि जिनकी बोरिंग ज़्यादा है, तो उनकी फाइनेंस कॉस्ट कम होगी, तो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी। तो दूसरा इम्पैक्ट उनके ऊपर ये आएगा। और तीसरा इम्पैक्ट जो है वो उस पैसे की शिफ्टिंग है कि जो इक्विटीज की तरफ आता है आम इन्वेस्टर का भी, कि अगर बैंक में रखने जाता है तो रेट कम है, तो वो भी मार्केट के अंदर किसी हद तक पैसा आता है। तो ओवरऑल इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है। डेफिनेटली जो ज़्यादा पॉजिटिव हमेशा समझा जाता है वो साइक्लिकल स्टॉक्स से समझा जाता है, कि अगर ग्रोथ आती है इसकी बुनियाद पर तो इन कंपनीज में ज़्यादा आएगा। तो मार्केट इस लिहाज से इसका इम्पैक्ट इंशाल्लाह पॉजिटिव आएगा। सही। सर अभी जैसे आपने कहा कि इस वक्त, और हम देख भी रहे हैं कि इस वक्त जो ऑयल सेक्टर जो काफी टाइम से इतना परफॉर्म नहीं कर रहा था, मार्केट अगर चल रही है तो वही परफॉर्म कर रहे हैं। अभी आज की अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग के टाइम भी पीपीएल पे अचानक सेलिंग आ गई थी, तो उसकी क्या वजह थी? जी, उसकी रीजन ये थी कि पीपीएल ने एक अनाउंसमेंट दी थी, स्टॉक मार्केट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी कि इनकी जो सुई फील्ड की लीज थी वो उसके रिन्यूअल में ये गए हैं। वो शायद उसका टाइम खत्म हो गया हुआ था, तो ये इन्होंने जब रिन्यू में गए हैं तो उसके अगेंस्ट इन्हें 52 बिलियन की पेमेंट्स करना है, हम्म। तकरीबन नेक्स्ट मई जून तक। तो उसका एक इम्पैक्ट मार्केट ने ये लिया कि जब 52 बिलियन के कैश फ्लोज होंगे आउटसाइड, तो उसका इम्पैक्ट आएगा इसके ऊपर। लेकिन वो कंपनी ऑलरेडी उसे प्रोजेक्ट किए हुए है, और उससे इस कंपनी अ, की जो वैल्यूएशंस पे कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आता गोइंग फॉरवर्ड। जब मार्केट ने इसे रियलाइज किया तो फिर थोड़ा वो वापस भी आया। सही। अच्छा सर, जैसे सुई सौदन है, इसमें भी हमने देखा है कि अचानक से जो है इसमें अपर लॉक लगे जा रहे हैं, तो क्या वजह है इसकी, क्या रीजनिंग है? देखिए, एक रीजन तो यही जो पीपीएल वगैरह की अनाउंसमेंट से ही नजर आया कि इनके कैश फ्लोज बेहतर हुए हैं। तो उनके कैश फ्लोज इसी सूरत में बेहतर हुए हैं कि गैस गैस कंपनी से उन्हें पैसे ज्यादा मिल रहे हैं। तो हम्म। गैस, इसका मतलब है कि गैस कंपनीज के पास भी कैश फ्लोज बेहतर हुए हैं, क्योंकि गैस की कीमतें भी 2-3 दफा बढ़ाई गई हैं। फर्दर भी इन्होंने इसे इंक्रीज करने की अपील की हुई है। तो इस चीज एक तो ये चीज है। दूसरा ये है कि अभी इसका आने वाला रिजल्ट लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे पहले कुछ कॉस्ट ऐसी आ रही थी जो अभी नहीं आएगी, तो इसका रिजल्ट काफी अच्छा लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और इतना अच्छा एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो शायद मुबालगे की हद तक अच्छा हो, तो उसकी वजह से इसका शेयर ज्यादा बढ़ा। सही, बिल्कुल। अच्छा, यहाँ पर हमारे साथ पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं। आप लोगों के कोई सवाल है तो आप लोग अपने सवाल कर सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, तो आखिर में सवाल आते हैं तो वो कवर हो नहीं पाते, तो काइंडली आप लोग अपने सवाल कर लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम वालेकुम सलाम सलाम। जोहेब जी, सवाल अच्छा कीजिए अपने। अच्छा, बेसिकली जो मेरा जो फैक्टर है ना, अभी जो और जो मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस आए हैं इसके बाद थोड़ा सा ऑटो सेक्टर पे तो काफी इम्पैक्ट आना चाहिए इसका। तो वो आप लोग को लगता है इन शॉर्ट टू लॉन्ग टर्म जो है ना वो इसमें इम्पैक्ट आएगा? जी बिल्कुल, आपने ये दुरुस्त कहा है। ऑटो सेक्टर पे इसका इम्पैक्ट बिल्कुल आएगा। एक तो आपने देख लिया होगा कि लीजिंग के रेट्स काफ़ी कम हो गए हैं। अब 14.5%, 15% पे तो आम लोगों को भी ऑफर कर रहे हैं बैंक्स जो है ऑटो लीज जो है। तो इससे कार सेल्स बढ़ेंगी। और दूसरा, क्योंकि ये साइक्लिकल इंडस्ट्री है, तो ये डायरेक्टली इसके साथ इम्पैक्ट होती है। कार सेल्स का डाटा आपने देखा होगा कि पूरी दुनिया में बहुत इंपॉर्टेंट डाटा समझा जाता है। किसी भी इकॉनमी की ग्रोथ जो है वो कार सेल्स से नापी जाती है। तो ये इंटरेस्ट रेट कम होने से डेफिनेटली आप ऑटो सेक्टर को बेहतर देखेंगे आप। क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि वो अब न्यू एंट्रेंट्स भी आए हैं, आपको को भी इम्पैक्ट आना चाहिए। बीवाईडी के आने के बाद जो है ना वो चीज़ें काफी चेंज हुई हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। और हबको की गाड़ी भी वेल रिसीव हुई है। जी भी उस पर भी इम्पैक्ट आएगा। और बाकी भी सारे आप देखें। हाँ, अलबत्ता कुछ कंपनीज हैं जैसे एच कार है, होंडा जो है, इसके सेगमेंट में कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है सीडान में। ऐसा ही। तो इस इसीलिए आप देखेंगे कि अभी कुछ अरसे से वो थोड़ा स्लगिश है।
लेकिन हर कंपनी पे एक डिफरेंट इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल आप ऑटो सेक्टर को बेहतर ही देखेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, एक एक कंपनी है जो कि मैं काफी अर्से से ऑब्जर्व कर रहा हूँ उसको, वो नाम है उसका वानोबल। वानोबल केमिकल उस कंपनी में आती है। अराउंड अबव 60 की उसकी ईपीएस है, और काफी अरसे से इसकी ईपीएस 50 40 50 60 70 चलती है। इसकी मतलब कोई प्राइस में अगर देखा जाए तो इसी रेंज में घूमती है, तो थोड़ा सा मुझे समझ में भी नहीं आता। हालांकि काफी सेफ शेयर समझा जाता है, कोई पे आउट बहुत अच्छा तो नहीं है। इस बार 10 रुपए दिया था, पिछली बार भी शायद 10 रुपए दिया था। तो अगर उस पर कोई आप लोग की रिसर्च हो या कर रहे हो या आगे करने वाले हो तो जरूर बताइएगा। थैंक यू। हाँ, इस पे हमारी रिसर्च तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल जो आपने इस पे राय दी है मैं भी उसके साथ एग्री करता हूँ। ये एक अच्छी कंपनी है। इसका डिविडेंड्स अगर इतने अच्छे नहीं भी हैं तो इसकी अर्निंग अच्छी है, और काफ़ी कम ट्रेड होता है, और इसमें मेरे ख्याल में जब मार्केट्स बेहतर होती हैं तो इसका शेयर बढ़ भी जाता है। अगर कोई जी, इन्वेस्टर इसमें जाना चाहे तो कोई ऐसे खतरे वाली बात नहीं है, अच्छा स्टॉक थैंक यू। है। जी अच्छा सर अब जरा ये बताइए कि जैसे पीएसओ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो अचानक से हमने इसमें देखा कि 160 से ये 240 तक जो है ये गया है। इसकी क्या वजह है और आगे फर्दर क्या टारगेट रहेगा, थोड़ा सा इसके हवाले से भी बताइए। देखिए, ये सर्कुलर डेट के हवाले से जितनी भी पॉजिटिव बातें आएंगी, और हम्म। असल पॉजिटिव ये है कि इनके कैश फ्लो बेहतर हो जाएंगे, कंपनीज का पैसा स्टक होना बंद हो जाएगा, और उस तरफ चीज़ें मूव करती हुई नजर आना शुरू हो गई हैं। तो ये सारे स्टॉक बहुत अंडर वैल्यूड हैं। पीएसओ उनमें मे भी उन्हीं स्टॉक्स में से एक स्टॉक है। और गोइंग फॉरवर्ड ये जितना अभी मूव करके ऊपर आया है, अगर इतना ही ये और भी ऊपर चला जाए तो मुझे तब भी कोई ऐसी हैरानी नहीं होगी। ये अच्छी कंपनी है। मेरे ख्याल में कोई भी डिप इसके अंदर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी समझनी चाहिए। अभी आपने देखा कि ये जो अभी सेल्स भी आई है इसकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की, तो उनके अंदर भी 18% ग्रोथ नजर आई है। इसका एक इम्पैक्ट तो जो स्मगल्ड प्रोडक्ट्स हैं उन्हें भी थोड़ा curtail किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें पॉजिटिव हैं। गोइंग फॉरवर्ड ये अच्छी कंपनी है, इन्वेस्ट करना चाहिए। सही। अच्छा सर ये सरले के हवाले से जो से मैं जानना चाहूंगी कि अभी हम देख रहे हैं इसमें काफी ज्यादा मूवमेंट हो रही है, बड़ी अच्छी परफॉर्म हो रहा है। और जो है इसका ये भी सुना है कि अपनी कोई पुरानी कंपनी जो है ये कोई सेल आउट कर रहे हैं, जो इनका बैंक डेप्ट वगैरह है उसको पे वगैरह करने के लिए, तो आगे इसको आप कैसा देख रहे हैं? ये बिल्कुल ये अच्छी कंपनी है। हम्म। एक तो सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी 80% सेल्स उस कैटेगरी में आती हैं कि जिसकी प्राइस के ऊपर गवर्नमेंट ने कंट्रोल खत्म कर दिया है। ये अपनी मर्जी से उनकी प्राइसिंग कर सकते हैं, तो उससे इनकी सेल्स रेवेन्यू बढ़ने का काफ़ी इम्कान है कि अपनी मर्जी से ये उसकी कीमतें मुकर्रर करेंगे। गवर्नमेंट का उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा। और दूसरा इसका डेट कम होना। और तीसरा, अगर डेट मौजूद रहे बाकी भी, एक तो ये अपनी कंपनी बेच के वो पे बैक कर रही है, उसके अलावा भी अगर हो तो इंटरेस्ट रेट जैसे कम हो रहे हैं, वो भी इसके लिए एक पॉजिटिव है। तो सरले मेरे ख्याल में ये इसमें भी इन्वेस्टमेंट केस बनता है। सही। सर आज हमने देखा कि जो आईटी सेक्टर है उसमें भी काफी परफॉर्मेंस नजर आई है। और जो है काफी मतलब जैसे कि इनके स्टॉक हैं ऑक्टोपस वगैरह, इसमें भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस हुई है, काफी टाइम से ये चल ही नहीं रहे थे। तो अब इनको आप क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं कि आगे ही मतलब अब इनकी बारी शुरू हो गई है, अब यहाँ पे जो है मतलब इनमें एक्टिविटी अब होगी? ये एक्टिविटी इनमें होनी चाहिए। आपने देखा कि सिस्टम ने तो अब बिल्कुल क्लियरली बढ़ना शुरू कर दिया है, और इस पूरे सेक्टर की सबसे अच्छी कंपनी हुई है। हम्म। 2-3 साल जो उसकी अर्निंग के अंदर उस तरह से ग्रोथ बोलो। नहीं आ, वो इस दफा इसकी सेल्स में भी ग्रोथ आई है, और उसके अंदर इन्वेस्टर का इंटरेस्ट भी बढ़ा है। जहाँ तक ऑक्टोपस वगैरह है, ये अपने हाई से काफ़ी नीचे आ गया हुआ था, तो इसमें इंटरेस्ट आना बनता था। अलबत्ता इसके रिजल्ट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। बाकी आईटी सेक्टर भी चलेगा मार्केट के साथ। कोई मेरे नहीं ख्याल कि कोई भी सेक्टर मार्केट के साथ नहीं चलेगा आगे आने वाले वक्त में। सही। जी किसी का कोई सवाल है तो आप लोग अपने सवाल कर लें, क्योंकि आखिर में सबके सवाल आने लगते हैं और टाइम एंड हो चुका होता है, तो अपने सवाल आप लोग अस्सलाम वालेकुम करें। सर। जी अहमद जी ताहिर। वालेकुम सलाम। सर दीवान फरूक मोटर के बारे में कुछ बताइए।
ये फ्यूचर इसका कैसा है? देखिए, दीवान फारूक मोटर का फ्यूचर, अभी इसका रिजल्ट आना है, अभी देखते हैं कि इस पे क्या नंबर्स आते हैं। हमारे पास इसकी कवरेज नहीं है, हम इसे कवर नहीं करते। अलबत्ता मार्केट के साथ चलना चाहिए इसे भी। कुछ अरसे से एक रेंज के अंदर रुका हुआ है। अगर 40 के बिलो मिले तो मेरे ख्याल में इसे खरीदने में हर्ज नहीं है। अभी इसका जो रिसेंट हाई है उसके अंदर ही ये फ्लक्चुएट कर रहा है। बल्कि के पिछले एक दो वीक से तो इसमें काफ़ी कम वॉल्यूम भी ट्रेड हो रहे हैं। थोड़ा वेट करना पड़ सकता है, बाकी मार्केट बेहतर हो तो फिर सभी स्टॉक्स परफॉर्म करते हैं। अच्छा सर, ये T+1 कहाँ रुक गया है? पहले तो बड़ा इस पे शोर मचा था, T+1 आ रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। T+1, जी टी, हाँ वो आ जाए तो अच्छी बात है। ज़्यादा जो पेमेंट साइकिल है वो सर ज़्यादा असल में एफिशिएंट हो जाएगा। हम वो डिलीवरी को कंप्लीट फॉलो करने वाले लोग हैं ना, तो हम तो T+1 में ज़्यादा अच्छा कमा सकते हैं। देखें, वो फिर उसके साथ काउंटर तो दूसरे चलते रहते हैं ना। वो तो T+1 भी होगा तो तब भी जिसने एमएफ में जाना है, एमटीएस में जाना है, वो काउंटर तो वैसे ही अवेलेबल रहते हैं। लेकिन इसका एक फायदा ये होगा कि जो अगर इन्वेस्टर को सेल करता है तो उसकी पेमेंट अगर 2 दिन बाद आती थी तो 1 दिन बाद आ जाएगी, तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी सिस्टम की। ये रुक गया है क्या ये मैटर? नहीं, मुझे इससे कोई ज़्यादा इन्फॉर्म नहीं हूँ मैं इसके ऊपर। ओके ओके ओके, जी। थैंक यू। सही। अच्छा सर, पीआईए के हवाले से मैं जानना चाहूंगी कि पीआईए में इस वक्त बहुत लोग परेशान हुए हुए हैं क्योंकि पीआईए में लोअर लॉक लगा जा रहा है, और जिन्होंने आई थिंक 20-22 की जो है वो बाइंग की भी है, अब वो 14 हो गया है, तो फर्दर ये भी सुनने में आ रहा है कि वो 10 तक जाएगा, तो क्या है, और जो लोग हैं अभी जिनके पास है पीआईए, तो वो क्या करें, किस तरह से वो इससे जो है निकलें, क्या उनको क्या आप कहेंगे? ये असल यही आके इशू आता है कि किसी कंपनी के अंदर वैल्यू कितनी है। यही वो चीज़ है जो बार बार आपके सभी लोग जिन्हें आप बताते हैं, वही मैंने देखा है कि अक्सर वो यही बात कर रहे होते हैं कि उसी कंपनी में इन्वेस्ट करें कि जिसके अंदर वैल्यू है, जो कंपनी अर्न करती है, जो पे आउट दे सकती है। आप उसी कंपनी, जो स्टोरी बेस्ड कंपनी होती है, अब उसका इशू ये होता है कि अगर उसकी स्टोरी किसी वजह से इस तरह से ब्रेक हो जाए तो फिर आपके पास कोई रीजन नहीं होती, कोई आप रास्ता नहीं बता सकते कि आप ये कर लें इस कंपनी में, आप ये कर लें। अब देखें कि अभी इसकी एक सेल वाली न्यूज़ थी। अब जब वो आउट हो गई, इस तरह से आउट हो गई कि बिल्कुल आखिरी दिन तक भी यही उम्मीद थी कि शायद ये कंपनी सेल आउट होने जा रही है, तो बहुत लोग फंस गए हैं। हम्म। अब इससे पहले भी एक कंपनी के लिए मैंने कहा था कि इसके लिए दुआ कर सकते हैं, तो वो दुआ बड़ी जल्दी कबूल हो गई, टीआरजी। तो इसके लिए भी दुआ कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इसमें कोई बेहतरी कर दें। बाकी जाहिर है कि आपके सामने है कंपनी कि उसकी कबूलियत की बुक्स में क्या कितने नंबर नहीं है। कितने कितने परसेंट चांसेस हैं कबूलियत के? वैसे तो अल्लाह पे तवक्कल है, लेकिन कबूलियत के कितने चांसेस हैं? अभी इस तरह की मतलब कोई बाज़ औक़ात ऐसी रूमर सुनते हैं आप कहीं से कि ये हो सकता है, अभी कुछ सुनी नहीं है इसके बारे में कुछ सही। चीज़, लेकिन लोग काफ़ी स्टक हुए हैं। हाँ, ये तो है, काफी स्ट्रक्चर है। सही। अब सर, अब जरा मुझे ये बताइए कि अब फर्दर जो है आप कैसा देख रहे हैं, अगर जैसे अगर मैं पॉलिटिकली भी बात करूं कि जैसे इमरान खान की रिहाई और उनकी फैमिली की रिहाई के हवाले से भी बातें चल रही हैं, क्या इम्पैक्ट मार्केट पे आएगा? वैसे सब कहते हैं कि 1-2 हज़ार पॉइंट अगर मार्केट गिर भी गई, अभी इतनी हाई चल रही है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला। क्या इम्पैक्ट होगा? और इंटरनेशनली भी अगर जैसे अभी लास्ट टाइम जब वो हुआ था, ईरान ने हमला किया था, तो एज सच हमारी मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ा था, लेकिन अगर फिर कुछ इस तरह का कोई इंसिडेंट वर्ल्ड वाइड ये चीजें होती हैं, तो ये क्योंकि गोल्ड की कीमत आई थिंक पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन हमारी मार्केट इसको किस तरीके से लेगी, थोड़ा सा इसके हवाले से बताएं कि अभी ये इंटरनेशनल और ये जो हमारे जो सियासी मामलात हैं, इनका क्या आगे जो है मार्केट, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट जो है अभी थोड़ी सी चल रही है इस तरह से, तो ये इसका क्या इम्पैक्ट आएगा? देखिए, स्टॉक मार्केट में जब भी कोई इस तरह का इवेंट होता है बाहर इन्वायरमेंट में, तो उसका इम्पैक्ट ज़रूर आता है। हम्म। ठीक है? अगर कोई पॉजिटिव इवेंट होता है तो पॉजिटिव उसका इम्पैक्ट आता है, नेगेटिव इवेंट होता है तो नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। हाँ, एक चीज़ ये ज़रूर होती है कि स्टॉक मार्केट
पहले से फैक्टर इन कर रही हैं। लोग जब एक तरफ को हालात को मूव करते हुए देखते हैं तो मेजर पार्टिसिपेंट्स से फोर्सी कर लेते हैं कि ये चीज़ होने जा रही है, तो तो उसी तरह की पोजीशन मार्केट में लेना शुरू कर देते हैं। सेल का नजर आ रहा हो तो सेल करना शुरू कर देते हैं। अगर ये लगता हो कि आगे जाके कोई अच्छी चीज़ आ रही है तो पहले से बाय करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो इवेंट आपने कहा कि इंटरनली अगर कोई पॉलिटिकल ऐसा इवेंट हो जाता है कि जिसे लोग समझें कि स्टेबिलिटी हर्ट हो सकती है सिस्टम की, सही। देखिए इस तरह की चीज अभी लगता नहीं है। अगर कोई इमरान खान साहब भी जेल से बाहर आते हैं तो वो इस तरह से नहीं आएंगे कि जिससे सिस्टम नहीं चाह रहा होगा और वो बाहर आ जाएंगे। और अगर सिस्टम ये चाह रहा होगा कि ये वो बाहर आ जाएंगे तो फिर वो स्टेबिलिटी में ही इंक्रीज करेगा, सिस्टम को डिस्टेबलाइज नहीं करेगी वो चीज। ठीक है। अब अगली चीज हम ये देख लें कि मार्केट जिस जगह पर खड़ी है, तो यहाँ से मैं एक चीज पे ये बिलीव करता हूँ कि ये मुमकिन नहीं लगता कि अभी ये सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स खत्म हो जाएं हम्म। और आगे दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएं और मार्केट बगैर किसी करेक्शन के ऐसे ही चलती चली जाए। ये चीज नहीं है। मार्केट के अंदर बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इंडेक्स में पूरी तरह से करेक्शन नहीं आती, लेकिन एक एक सेक्टर करके करेक्शन आ जाती है या दो दो चार चार कंपनीज करके करेक्शन आ जाती है। तो इस तरह से हायर लेवल्स के ऊपर बहुत एग्रेसिव पोजीशन ट्रेडिंग की तो लेनी ही नहीं चाहिए। मेरे नज़दीक अगर कंपनीज अपने नए हाई के करीब हैं तो इन्वेस्टर को भी 30% से ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके पास ये ज़रूर गुंजाइश होनी चाहिए कि अगर कोई भी स्टॉक 10-15% नीचे आ जाए तो वो उसे मजीद परचेज कर सके। हालात अच्छे हैं, मार्केट दोबारा रिकवर करेंगी और नए हाई दिखाएंगी इंशाल्लाह। हम मार्केट को बहुत अच्छा देखेंगे आगे मार्च अप्रैल में, प्रोवाइडेड कि कोई ऐसी चीज नहीं होती सिस्टम में जो आप पहले जिसका जिक्र कर रही हैं और वो नेगेटिव हो। बाहर अभी नहीं लगता कि कोई ऐसी नेगेटिव हो सकती है। सही। सर, फार्मा सेक्टर के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि अब इसमें क्या लगता है तेजी आएगी इस सेक्टर में, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी थोड़ा सा इनको एक रिलैक्सेशन दिया है, तो जो है आगे क्या लग रहा है इस सेक्टर को देख के, आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, फार्मा सेक्टर भी मार्केट वेट है और इसके लिए भी पॉजिटिव्स हैं। एक पॉजिटिव तो वही है कि जो इनकी प्राइसेस डीरेगुलेट कर दी गई हैं, जो नॉन एसेंशियल इनकी मेडिसिन हैं, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव है इनके लिए। दूसरा, आप समझते हैं कि ये ना साइक्लिकल है, ये एक ऐसी नेसेसिटी है कि जो हर सूरत कंज्यूम होनी है। इनके हम्म। लिए मेजर इशू यही आता था कि ये कॉस्ट अपनी नहीं मीट कर पा रहे, इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बड़ी स्लिम हो गई हुई है क्योंकि ये प्राइसेस नहीं इंक्रीज कर पाते। तो वो चूंकि मसला रिजॉल्व हो गया है तो फार्मा सेक्टर भी अच्छा लगता है। सही। सर, क्या देख रहे हैं आप कल मार्केट को, कि जो है अब इंटरेस्ट रेट के बाद जो है कल मार्केट में जो है वो सिनेरियो रहेगा, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। और फिर ये बताइए कि आपके फेवरेट स्टॉक्स कौन से हैं, किन में जो है इन्वेस्टर्स को जो है वो अपनी, वो कहते हैं ना, कीप एन आई रखनी चाहिए। देखिए, कल मार्केट को अच्छा परफॉर्म करना चाहिए और सेलिब्रेट करना चाहिए 2.5% के कट को। अलबत्ता इस कट को देख के हाई साइड पे अगर कोई इन्वेस्टर कहता है कि मैं इस कट को देख के कल इन्वेस्ट करूंगा तो वो ना करे। हम्म। ट्रेडर जो है वो इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाना चाहता है तो वो उठा। इन्वेस्टर ये सोचे कि जो उसने आज परचेज करना है शेयर, उसका दिसंबर क्वार्टर का रिजल्ट क्या आएगा, अगर उसे देख के वो परचेज करे। और वो परचेज भी अगर वो 1 लाख रुपए के शेयर्स उसने परचेज करने हैं तो 30,000 से ज्यादा के ना परचेज सही। करें। मार्केट्स में जो वोलेटिलिटी है ये एक लाजमी चीज है और इस तरह के इवेंट्स जो पहले से एक्सपेक्टेड होते हैं वो अपने साथ जहाँ पर एक बूस्ट करते हैं, वहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं जो लोग पहले से बैठे हुए हैं उसी चीज़ को देख के कि वो अपनी पोजीशन ऑफलोड कर सकें। तो ये दोनों चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। तो मतलब मेरा ये कहना है कि मार्केट जरूर अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन इसे इस तरह से नहीं लेना चाहिए कि एक नई पोजीशन यहाँ से स्टार्ट कर लें। जो पहले से इन्वेस्टेड नहीं है वो नई इन्वेस्टमेंट यहाँ से ना शुरू करें इस चीज़ को। हाँ, वो वहीं से शुरू करें कि जहां से कोई मार्केट वापस आए, चाहे एक शेयर है वो जिस दिन नेगेटिव हो उस दिन परचेज करें।
बढ़े हुए पे ना परचेज करें। थैंक्स। अच्छा सर, अब ये बताइए कि कौन किन जो है अब किन स्टॉक्स को जो है आप देखते हैं कि बहुत अच्छे हैं और आपको बड़े पसंद हैं, थोड़ा सा इसके हवाले से। देखिए, मुख्तलिफ सेक्टर्स में स्टॉक्स है, मेरे ख्याल में जो सेफ सेक्टर है, और अगर कुछ सेफ्टी को देख के इन्वेस्ट करना चाहेगा तो वो मेरे ख्याल में पीपीएल, ओजीडीसी, सुई नॉर्थ और पीएसओ को पे नजर रखें। मीज़ान बैंक और यूबीएल, अगर कोई कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है और कहता है कि रिटर्न ऑन से डिविडेंड बेहतर मिलते रहें, तो इन पे नज़र रखिए। अगर कोई भी ये इंटरेस्ट रेट कट होने से अगर ये नीचे मिले तो वहाँ खरीदना शुरू करें, ये वापस आएंगे ऊपर, या आने चाहिए, ये कहना चाहिए। ऑटो सेक्टर में मेरे ख्याल में साजगार भी जिस तरह से कंसोलिडेट हो गया है, ये अपॉर्चुनिटी बन सकती है। ये गंधारा ऑटो है, ये ठीक है। तो सीमेंट में मेपल लीफ अच्छा लगता है। बहुत सारे ये फौजी सीमेंट सेफ्टी के लिहाज से भी अच्छा है, और मेरे ख्याल में इसमें भी अच्छी गुंजाइश है। कोई भी इसमें डिप अपॉर्चुनिटी ही समझनी चाहिए, तो इसी तरह से कुछ शेयर। सही। सर, बैंकिंग सेक्टर का वैसे तो काफी पहले भी ये सवाल काफी दफा हो चुका है कि इंटरेस्ट रेट जो है अभी जिस तरीके से मुसलसल कट हो रहा है, तो बैंकिंग सेक्टर आपको कैसा लग रहा है, थोड़ा सा ये बताइए, और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर कोई इम्पैक्ट आएगा नहीं आएगा, और बैंकिंग सेक्टर में कौन से स्टॉक्स आपको लग रहे हैं हाँ इनमें काम करना चाहिए। देखिए, बैंकिंग सेक्टर पे कुछ ना कुछ इम्पैक्ट तो जरूर आएगा उसकी, लेकिन उतना फियरफुल नहीं होना चाहिए जितना बाजुकात होता है कि इंटरेस्ट रेट कट होना शुरू हो गए। तो ये इस तरह का ही इसका ताल्लुक नहीं होता कि साथ ही बैंकिंग के शेयर्स कम होना शुरू हो जाएंगे। और हमने देखा भी है, हमारे सामने 3 कट आए हैं, बैंक्स चल रहे हैं। अच्छा, इन जो ज्यादा अलार्मिंग चीज है वो ये है कि बैंकिंग स्प्रेड 7.5% पर है। पाकिस्तान को आप पिछले 25-30 साल में देखेंगे तो ये बहुत कम वक्त में 7.5% स्प्रेड इनका मेंटेन हो सका है, जो कि अभी है। तो इनका स्प्रेड कटे थोड़ा कम हो सकता है, और उससे इनकी अर्निंग डेफिनेटली कुछ हर्ट होगी। लेकिन जब इंटरेस्ट रेट्स कट होते हैं तो साथ ही आपकी मार्केट की पी बढ़ जाती है। हम्म। इन्वेस्टर जो है वो ज्यादा कीमत देने को तैयार होता है किसी भी शेयर में 1 रुपए की अर्निंग के अगेंस्ट। अगर इससे पहले हम कह रहे थे जब 5 की पी का मतलब ये होगा कि अगर कोई कंपनी 1 रुपया कमा रही है तो हम 5 रुपए में वो शेयर खरीदने को तैयार हैं। लेकिन अब ये होगा कि इंटरेस्ट रेट कट होने के बाद वो 6 या 7 या 8 रुपए में भी हम वो शेयर खरीदने को तैयार हो जाएंगे। तो इससे भी ये कंपनी अट्रैक्टिव हो जाती हैं। और बैंकिंग के चूंकि डिविडेंड्स अच्छे हैं तो इसलिए इनमें इतना कोई फियर नहीं है। मेरे नज़दीक मीज़ान बैंक, यूबीएल बैंक और नेशनल और फैसल बैंक ठीक है। बाकी बैंक अल हबीब भी बहुत अच्छा है। सही। बहुत शुक्रिया जमशेद सर आपका, और जो है हमारे साथ जितने भी पार्टिसिपेंट्स मौजूद थे आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, इसी के साथ ही मैं आज के सेशन से आप लोगों से इजाज़त लूंगी। आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो